विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने कृषि से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछे। किसानों को फसल बीमा, सिंचाई सुविधा, खाद बीज उपलब्धता और समर्थन मूल्य से संबंधित समस्याओं पर सदन में चर्चा हुई। कृषि विभाग से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को राहत देने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा दावों के निस्तारण की प्रक्रिया तेज की गई है और जिन क्षेत्रों में सिंचाई की समस्या है वहां चरणबद्ध तरीके से योजनाएं लागू की जा रही हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद के लिए प्रभावी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। विपक्षी विधायकों ने कुछ क्षेत्र में किसानों को हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाते हुए ठोस कार्रवाई की मांग की। इस पर मंत्री ने भरोसा दिलाया कि संबंधित मामलों की जांच कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सदन में कृषि मुद्दों को लेकर हुई चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। तो विधानसभा की कार्रवाई में आप देख सकते हैं कि तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच में जो है तीखी बहस भी देखने को मिली। विधायकों ने कृषि से जुड़े मुद्दों को लेकर तमाम सवाल भी किए। इस दौरान मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने उनके जवाब भी दिए। तो जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान में बम धमकियों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज फिर राजस्थान हाईकोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान में बार बार बम से उड़ाने की धमकियां मिलने का सिलसिला जारी। पिछले करीब 4 महीने में 12 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। सबसे ज्यादा निशाने पर राजस्थान हाईकोर्ट 31 अक्टूबर 2025 को पहली बड़ी धमकी, 5, 8, 9 और 10 दिसंबर को लगातार ईमेल के जरिए धमकी दी गई। 40 दिनों में 4 से 5 बार हाईकोर्ट को धमकी दी गई। 13 दिसंबर को फिर आया धमकी भरा मेल, जबकि 6 फरवरी 2026 को जयपुर हाईकोर्ट खाली कराया गया। 7 फरवरी को जोधपुर और अजमेर कोर्ट भी निशाने पर। 13 फरवरी को अजमेर कोर्ट को 7 दिन में दूसरी धमकी और 17 फरवरी को जोधपुर बेंच में सर्च ऑपरेशन। 19 फरवरी को हाई कोर्ट और रूस को ईमेल। ताजा घटना में मेडिकल कॉलेज भी अलर्ट किया गया। हर बार बम निरोधक दस्ते ने चलाया तलाशी अभियान। अब तक सभी धमकियां संदिग्ध, फर्जी और जांच अभी भी जारी है। इस बीच सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि इतनी बार धमकियां मिल रही हैं लेकिन इसके बाद भी जो आरोपी है वो पकड़ में नहीं आ पा रहा है। तो सबसे ज़्यादा इन धमकियों में राजस्थान हाईकोर्ट निशाने पर रहा है। लगातार ईमेल के जरिए जो है धमकियां दी जा रही हैं और आज एक बार फिर से राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इससे पहले स्कूल को उड़ाने की धमकी दी गई थी और अब एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो राजस्थान में बम से उड़ाने की धमकी का मामला एक बार फिर से सामने आया है। राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी आज फिर दी गई है। लगातार ईमेल के जरिए ये मामले सामने आ रहे हैं। 4 महीने में कई बार मेल के जरिए ये धमकी दी जा चुकी है लेकिन अभी तक पुलिस के जो हाथ हैं वो खाली हैं। अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, लगातार ये धमकियां सामने आ रही हैं लेकिन अभी तक कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या फिर कोई आरोपी पकड़ा नहीं जा पा रहा है। देखिए, आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से आज भी राजस्थान हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और कल भी जो है धमकी मिली थी, ये सिलसिला अगर हम देखें पिछले 4 महीनों से जो लगातार जो सिलसिला है वो यहाँ पर चल रहा है। और जब जब धमकी मिली है उसके बाद बम स्क्वाड जो है मौके पर पहुंचा है। जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और छानबीन की है और तमाम जो भी धमकी मिली है वो अभी तक जो धमकी मिली है वो तमाम जो है फर्जी साबित हुई है। और अब इन मेलों की जो है तलाश यहाँ पर की जा रही है, किस मंशा से जो है ये धमकियां दी जा रही हैं। क्योंकि आप भी अगर आंकड़ा देखेंगे तो लगातार कभी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, कभी हाईकोर्ट को जो है बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, कई स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। RGHS को अभी हाल ही में बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद जो है प्रशासन को जो है अलर्ट होना पड़ता है। लेकिन ये धमकी किस उद्देश्य से दी जा रही है और कौन इसके पीछे है और क्या मकसद है इनका, इस तमाम जो धमकियां दी जा रही है उनकी जो जांच है वो जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल तमाम जानकारी देने के लिए।
अगली खबर भी जयपुर से है, जहां आरपीएससी ने लेक्चरल परीक्षा 2025 की 8 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजी जारी की है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी देख सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 12 जनवरी 2025 को किया गया था। मॉडल उत्तर कुंजी पर आपत्ति 21 से 23 फरवरी रात 12 बजे तक दर्ज होगी। आपत्तियां केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार की जाएंगी। प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क 100 रुपये सेवा शुल्क अतिरिक्त तय किया गया है। आपत्तियां केवल एसएसओ पोर्टल के रिक्रूटमेंट लिंक से ही मान्य होंगी। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। निर्धारित समय के बाद आपत्तियां दर्ज करने का लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आयोग ने अभ्यर्थियों से समय सीमा में आपत्ति दर्ज कराने की भी अपील की है। तो जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, आपत्तियां केवल एसएसओ के माध्यम से ही दर्ज की जाएंगी। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। तो निर्धारित समय के बाद आपत्ति दर्ज करने का लिंक भी निष्क्रिय हो जाएगा। आयोग ने अभ्यर्थियों से समय सीमा में आपत्ति दर्ज कराने की अपील की है। देवभोग ब्लॉक के पुराना पानी गांव की महिलाएं पीने का पानी के लिए रोजाना सुबह और शाम को अपने गांव से 2 किलोमीटर की दूरी तय कर पानी लाती हैं। गांव वालों से जब हमने नल जल योजना के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा नल जल योजना के तहत पाइपलाइन रोड खोदकर बिछाई गई हैं और पानी टंकी का भी निर्माण किया गया है। आधा अधूरा निर्माण कार्य हुआ है। पिछले 4 सालों से निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। तो सरकार की अनदेखी का कहीं ना कहीं महिलाओं को सामना करना पड़ रहा है। कई किलोमीटर का सफ़र तय कर महिलाएं देखिए सिर पर पानी भरकर लेकर जाती हैं और उनको रोज़ाना इस तरीके से पानी लेके आना पड़ता है। निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन निर्माण का कार्य जो है अभी भी आधा अधूरा है। पिछले 4 साल से ये काम चल रहा है, लेकिन अभी भी जो है लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते महिलाओं को काफ़ी दूर तक सफ़र तय कर पानी भरकर लेके आना पड़ता है। जब से टेंडर हुआ तब से काम में पूरा धीमी गति चल रहा है। न ठेकेदार द्वारा न ही कि अधिकारी द्वारा नल जल योजना जो घर घर पॉइंट के हिसाब से जो सरकार योजना बनाई है, ना अभी तक ना इसका जमीन लेवल पर दिखने को मिला है, ना कार्यस्थल पे पूरा अधूरा ही पड़ा है। सर अभी जो महिलाएं जो देखने को मिला अपन को जो पानी वहाँ से लेके आ रहे हैं, तो कितना तकलीफ जा रही है महिलाओं का, था बताइए थोड़ा सा। पानी के लिए तो बहुत परेशानी जा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो हैंडपम्प का पानी है हमारे खासकर हमारे ग्राम पंचायत में पीने योग्य नहीं है। तो पहले से ही ये नदी का पानी का सेवन किया जा रहा है। इसे तो हम लोगों ने वहाँ पॉइंट भी खुदवाया है नल जल के हिसाब से, लेकिन वहीं से पानी आज के विगत 3 साल हो रहा है। जैसे टैंक बनाए मैंने वहाँ पे, और नदी का पानी कहा करके नहीं कि नदी का पानी कहा करके कम से कम आज 3 साल हो गया है। नदी का पानी ना आ रहा है, ना कुछ घर घर में पूरा सप्लाई करेंगे बोले उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। सर आज तक कि इतना परेशान हमारे माँ बहन लोग जितना परेशान है, सीमा से बाहर है। अभी पीने के लिए जी, अब पीने के लिए कहाँ से लाते हैं सर? अभी पीने के लिए नदी के लाते हैं सर। अच्छा, कितना दूर पड़ जाता होगा? लगभग आधा 1 किलोमीटर लगता है बीच में जाके पानी लाने से। अभी ये इस गांव में कितने परिवार रहते हैं सर? हमारे गांव में लगभग 1000 परिवार रहते हैं। पूरा पानी ग्राम पंचायत है। आप क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहेंगे सर, अभी जो रोड भी किया गया था घोरा पथ वाला, उसको भी नहीं कि पूरा उघाड़ के फेंक दे रहे हैं। आज तक के पूरा 2 महीना हो गया है, रोड रास्ता को भी खराब कर दिए हैं। ये लोग ठेकेदारी काम कर रहे हैं और आज तक पानी। खबर जयपुर के दूदू से है, जहां जलदाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है और जनता पिछले 15 दिनों से पीने के पानी को तरस रही है। मामला मालपुरा सड़क मार्ग पर सरकारी ITI के सामने का है, जहां पिछले 15 दिनों से जलदाय विभाग की पाइपलाइन में बड़ा सुराग बन गया है और सुराग से हजारों लीटर पीने का पानी व्यर्थ बह चुका है। पर प्रशासन की बार-बार शिकायत के बावजूद भी नहीं तो अब तक आंख खुली नहीं है और अभी तक जो है सुनवाई की नहीं जा रही है। पानी यूं ही व्यर्थ बह रहा है, जिससे आसपास के कॉलोनी वासियों को पीने के पानी के लिए महरूम होना पड़ रहा है और महंगे भाव से पानी के टैंकर डलवाने को उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है।
तो शिकायत करने के बाद भी समाधान किया नहीं जा रहा है और कितना पानी जो है व्यर्थ बहता हुआ आप देख सकते हैं, तस्वीरों में नज़र आ रहा है। इसकी शिकायत बार बार की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी इस पाइपलाइन को ठीक नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है और उन्हें मजबूरन पैसे देकर पानी का टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। जोधपुर से खबर है, जहां तिवरी में शादी समारोह के अंदर बंदूक के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में डांस के दौरान व्यक्ति हवाई फायरिंग करता नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएस नवनीत कौर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के साथ मामला दर्ज कर व्यक्ति को मौके पर गिरफ्तार कर लिया है। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि शादी समारोह में किस तरीके से बंदूक लेकर डांस करता हुआ व्यक्ति नजर आ रहा है और बंदूक चला भी रहा है, जो अपने आप में खतरनाक है। इस दौरान किसी को भी गोली लग सकती थी। वहीं इस मामले में संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है। उनियारा से खबर है, जहां वन विभाग ने नगर फोर्ट थाने में अवैध पत्थर खनन परिवहन रोकथाम हेतु खोदे गए गड्ढे को बंद करने पर कराया मामला दर्ज। पूर्व दिनों वन विभाग ने अवैध पत्थर खनन परिवहन को रोकने हेतु जेसीबी की सहायता से देवपुरा, बिंजारी, बालापुरा, भोजपुरा, गेरोटा और हरिपुरा पहाड़ी क्षेत्र में खोदी गई थी खाइयां। पत्थर माफियाओं ने वन विभाग द्वारा खोदे गए गड्ढों को भरकर खनन परिवहन को करने का प्रयास किया था। आपको बता दें कि हालांकि मामले में अभी तक पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो गेरेटा और हरिपुरा में ये मामला देखने को मिला, जहां वन विभाग द्वारा अवैध पत्थर खनन पर रोकथाम का मामला सामने आया है। रोकथाम के लिए जगह जगह गड्ढे खोदे गए हैं। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस मामले में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है और ये मामला अब संज्ञान में आया है और लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। वन विभाग द्वारा अवैध पत्थर खनन पर रोकथाम को लेकर मामला सामने आया है। बांसवाड़ा से खबर है, जहां बांसवाड़ा के आबापुरा में राशन डीलर की दुकान पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कई माह बाद राशन वितरण शुरू होने की सूचना मिलते ही महिलाएं, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में पहुंच गए। सुबह से ही लंबी कतारें लग गईं और देखते ही देखते स्थिति बेकाबू होती गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से नियमित रूप से राशन नहीं मिल रहा था, जिससे लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। अचानक बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से अव्यवस्था का माहौल बन गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की भीड़ तस्वीरों में साफ साफ देखने को मिल रही है। राशन धारकों का कहना है कि कई महीनों से उन्हें राशन नहीं मिल रहा था, जिसके बाद जब राशन मिलना शुरू हुआ तो अचानक से ये भीड़ एकत्रित हो गई, जिसे काबू करना भी मुश्किल होता नजर आया। तो राशन वितरण शुरू होने से पहले ही जो है भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। कितनी ज़्यादा, या पुरुषों की लाइन देख लीजिए, चाहे महिलाओं की लाइन देख लीजिए, पूरी तरीके से जो है भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ के लोगों का कहना ये है कि कई महीनों से जो है राशन नहीं मिल रहा था, जिसके चलते इतनी ज़्यादा भीड़ एक साथ एकत्रित हो गई है। पोखरण से खबर है, जहां बडली मांडा में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पपीता खाने के बाद एक ही परिवार के 5 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सभी को गंभीर हालत में तुरंत जिला अस्पताल पोखरण पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टर परमेश्वर चौधरी, RK चंदेल और विवेक सिंह की टीम ने तत्काल उपचार शुरू किया। चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल सभी 5 की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और उनका उपचार जारी है। प्रशासन मामले की फिलहाल जानकारी जुटा रही है। तो पपीता खाने से एक ही परिवार के 5 लोग बीमार हो गए हैं। मां और 4 बच्चों की हालत बिगड़ी है, जिसके बाद उन्हें आनन फानन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर
अगली खबर इटावा से है। इटावा में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात को खातौली थाना क्षेत्र के बोरदा गांव में एक कच्चे मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दीवार में छेद कर भीतर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बोरदा गांव के महावीर मीना के मकान से 8 से 10 तोला सोने के आभूषण जो हैं चोरी हुए हैं। लगातार हो रही चोरी की वारदात से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। 4 दिन पहले भी इटावा नगर के एक मकान से दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात कर सोने के आभूषण चुराए थे और फरार हो गए थे और एक बार फिर से ये घटना सामने आई है। तो खबर जयपुर से है, जहां राजधानी जयपुर की गुलाबी फिजा में 20 और 22 फरवरी को रोमांच और गर्व का खास एहसास होने वाला है। मौका होगा भारतीय वायुसेना के एयर शो का, जो जयपुर के जल महल पर होगा। भारतीय वायुसेना की फेमस एरोबेटिक टीम सूर्य किरण अपने 9 हॉक MK 132 विमानों के साथ हैरतअंगेज करतब दिखाएगी। सारंग हेलीकॉप्टर टीम भी इस एयर शो का हिस्सा होगी। एयर शो में 100 से 1000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते ये विमान सेना की जाबाजी का एहसास कराएंगे। इस एयर शो में डायमंड लूप, मिरर रन और वाइन ग्लास जैसी क्लोज फॉर्मेशन बनाते हुए आसमान में तिरंगे के रंगों की धुएं से आकृति उकरेगी। एयर शो के दौरान बैरल रोल, लूप, क्रॉस ओवर और इन्वर्टेड फ्लाइंग और हार्ट मैन्यूवर जैसे रोमांच कर्तव्य दिखाए जाएंगे। जयपुर से जुड़े विंग कमांडर राजेश काजुला, स्क्वाड्रन लीडर अंकित वरिष्ठ और स्क्वाड्रन लीडर रंजेश सिंह इस शो का हिस्सा होंगे। दरअसल भारतीय वायुसेना की फेमस फाइटर जेट टीम सूर्य किरण सटीक टाइमिंग, लॉ लेवल पास और ग्रेविटी को चुनौती देने वाली संरचनाओं के लिए जानी जाती है। सीकर जिले के दंता रामगढ़ क्षेत्र के बाय गांव में 26 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान नांगल बाय निवासी हेमंत रैगर के रूप में हुई है। युवक का शव गांव में शराब के ठेके के पास मिला। सूचना मिलने पर खाटू श्याम जी सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। FSL टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस के अनुसार मृतक हेमंत मजदूरी का कार्य करता था। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये कोई व्यक्ति है अपने नांगल का, जिसका नाम हेमंत पुत्र चिकनलाल है, जाति रेगर है, निवासी नांगल का रहने वाला है। जो अभी सूचना मिली है, मौके पे आए। जैसी सूरत होगी बड़े अधिकारी मौके पे आ रहे हैं। जैसी स्थिति होगी पोस्टमार्टम करा के पता करके आगम कार्य। क्या लगता है आपको, कोई आत्महत्या या तो ऐसा महसूस हो रहा है भाई, अत्यधिक कोई शराब सेवन से। खबर दौसा से है, जहां दौसा के भंडारोज मोड़ के पास शुक्रवार सुबह एक बार फिर सड़क हादसा सामने आया है। सदर थाना क्षेत्र में लोक परिवहन की एक निजी बस सवारियां उतार रही थी। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप ने अनियंत्रित होकर बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का पिछला हिस्सा और पिकअप का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे के समय सभी सवारियां बस से ऊपर उतर चुकी थी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। यदि यात्री बस में मौजूद होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। दुर्घटना के चलते कुछ समय के लिए दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें भी देखने को मिली। वहीं सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात सुचारू करवाया गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से हटवाकर ट्रैफिक सामान्य कराया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां कृषि कुएं पर बनी एक झोपड़ी में अज्ञात कारणों से लगी आग लगने से झोपड़ी में रखी सौंफ व अरंडी की फसल जलकर खाक हो गई। किसानों को लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हादसे के समय किसान मौके पर मौजूद नहीं था। झोपड़ी से धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने तुरंत किसान को सूचना दी। किसानों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक फसल जलकर राख हो चुकी थी। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं आपको बता दें कि नागरी के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो
कड़ी मशक्कत के बाद किसानों ने जो है आग पर काबू पाया। कृषि कुएं पर बनी एक झोपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई है। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले की जांच जारी है। सीकर के खाटू श्याम जी से खबर है, जहां खाटू श्याम मंदिर में विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम का फाल्गुन लक्खी मेला 21 फरवरी से विधिवत शुरू होगा। 8 दिन तक चलने वाले इस मेले में करीब 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह ने बताया कि इस बार मंदिर को जगन्नाथ मंदिर की थीम पर सजाया जा रहा है। प्रशासन और मंदिर कमेटी ने मेले को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेले की अवधि 21 से 28 फरवरी तक रहेगी, जबकि रथ यात्रा व एकादशी 27 फरवरी को आयोजित होगी। मेला अवधि में वीआईपी दर्शन पूर्णतः बंद रहेंगे और डीजे पर भी रोक रहेगी। इत्र की शीशी व कांटेदार गुलाब ले जाना भी प्रतिबंधित रहेगा। रिंगन से आने वाले श्रद्धालुओं को लगभग 30 किलोमीटर पैदल चलना होगा। निशान या फिर ध्वज 8 फीट से बड़े नहीं होने चाहिए। खाटू कस्बा पूर्णतः नो व्हीकल जोन रहेगा और किसी भी वाहन को पार्किंग से आगे प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। दर्शन व्यवस्था तोरण द्वार से डायवर्जन कर चारण मैदान, लखदातार मैदान और 40 फीट रास्ते से 14 लाइनों के माध्यम से मंदिर प्रवेश की रहेगी। पार्किंग व्यवस्था QR कोड के माध्यम से की जाएगी और 2000 ई-रिक्शा संचालित होंगे, जिनका किराया 25 रुपये निर्धारित किया गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने और किसी भी भ्रामक सूचना पर विश्वास न करने की अपील भी की है। इन सभी मामलों पर संवाददाता ने मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र से बातचीत की। मंदिर कमेटी पूरी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। श्री श्याम मंदिर कमेटी से जुड़े हुए मंत्री मानवेंद्र जी हमारे साथ में है, क्योंकि इस बार श्री श्याम मंदिर कमेटी की पूरे श्याम दरबार की सजावट को लेकर विशेष फोकस किया है। क्या है सजावट और इस बार मेले में क्या रहेगा, खास करते हैं बात। पहले तो मैं ये देखता हूँ कि जो मुख्य मेला है वो 21 फरवरी से शुरू है। उसके बाद में इस बार जो थीम दी है आपने सजावट की, कुछ पौराणिक देवी देवताओं के साथ साथ विशेष यूनिक किया है, कुछ खास किया है। इसके पीछे क्या धारणा रही होगी और विशेष इस बार क्या है? जैसे सब ऐसा रखा है हमने कि यहाँ पर हम सारे देव देवता को, यहाँ पर सारे जितने श्याम प्रेमी अपने हैं उनको आशीर्वाद के रूप में अपन ने सबको बुलाया है कि यहाँ पर बाबा के तट पे जो भी आ रहा है हमें चाहिए कि सारे भगवानों का उनको एक ही जगह पे आशीर्वाद मिल जाए, जो भी यहाँ पर बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं। एक बार मैं देखता हूँ बंगाल से आए हुए विशेष कारीगर ने एक विशेष थीम दी है, जिसमें प्राकृतिक फूलों का एक श्याम दरबार बनाया है। इसमें मैं एक और देखता हूँ कि काशीनाथ मंदिर की तर्ज पर है, भगवान शिव के लिए डमरू सजाया गया है। ये पूरा थीम को पीछे इस बार क्या लग रहा है कि भगवान शिव को विशेष तौर पर इस बार है श्याम दरबार में जगह दी गई? सर इस बार ऐसा है, हमारे बाबा का ऐसा था कि शिव जी का मेन रहेगा, उसके बाद माता जी का है, उसके बाद और भगवान जो कृष्ण जी है, राम दरबार है। अपने हर चीज के अंदर अपन हर किसी को जानना चाहते हैं। जगन्नाथपुरी भी है, अपने बाबा का महल भी है अपने पास, अपन विष्णु जी को भी लेके आ रहे हैं यहाँ पर। तो अपन चाहते हैं कि हर कोई भगवान जो भी यहाँ पर श्याम प्रेमी जो आएगा उनको हर कोई आशीर्वाद मिलेगा हर भगवान से। अच्छा, भक्तों के लिए सुगम दर्शन के लिए क्या व्यवस्था इस बार है, क्या किया है? क्योंकि 14 लाइनों तो विशेष है ही, इस बार है दिव्यांग के लिए क्या किया, वर्धजनों के लिए क्या विशेष क्या है दर्शन के लिए? सर विशेष दर्शन के लिए ऐसा है कि 14 लाइनें जो अपनी होती कंपलसरी वो तो करी ही है हमने। तो हमने फर्स्ट सेकंड लाइन जो हमने करी है उस पर हमने थोड़ी ब्रॉड कर दी उसको, जिससे व्हील चेयर भी उसमें इजीली निकल सके और जो पब्लिक आती है वो भी इजीली निकल सके उसमें। एक तो है वीआईपी मोमेंट को लेकर ऐसे होता है कि कई बार होता है कि भाई वीआईपी दर्शन है, क्या इस बार मंदिर कमेटी ने बिल्कुल अलाउ बंद कर दिया कि ऐसा कोई मोमेंट नहीं होगा? सर हमारे तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने तो मना पहले भी बंद ही था हमारे तरफ से तो हमने तो वैसे कोई आपत्ति नहीं की। हमारे तो यहाँ पर 14 लाइन चलती रहती है, कोई वीआईपी आएगा तो भी वो 14 लाइनों में लेके ही जाएगा, चाहे वो कैसी भी लाइन हो। अभी क्या विशेष तौर राजस्थान सरकार से क्या सीएम वगैरह या कोई स्पेशल खास दर्शन के लिए कोई आने वाला कोई संभावना जताई जा रही? साहब ऐसा है कि हर बार सीएम साहब आते हैं यहाँ पर मेले में, हर दौरान के वो 7 दिन के अंदर एक ना एक अपना कदम यहाँ पर रखे जाते हैं। अच्छा चांसेस है कि इस बार भी वो कोशिश है कि वो आएंगे इस बार। श्री श्याम मंदिर कमेटी की क्या अपील रहेगी शाम वक्त, क्योंकि लाखों दरबार में पहुंचेंगे और विशेष तौर पर है तिलक श्रृंगार के बाद में कपाट खुले हैं, तो मैं देख रहा हूँ उत्साह और भक्त लगातार आ रहे हैं। तो आपकी विशेष तौर पर श्री श्याम मंदिर कमेटी की क्या अपील रहेगी? सर हमारी ये अपील रहेगी भक्तों से कि इत्र, फूल और नारियल ना फेंके। हमने हर लाइन में बॉक्सेस लगाए हुए हैं, उसमें प्लीज विसर्जित करिए, क्योंकि भगवान कभी फेंकी हुई चीज नहीं लेता है।
और आपको उससे कोई आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। अच्छा, एक मानवेंद्र जी, एक और बात में कई बार हम देखते हैं दुकानों पर हम जाते हैं तो बताते हैं कि 3 ये इत्र की है, ये प्रसाद है। जब यहाँ पर लिखा हुआ मना है उसके बावजूद भी बाजार में है, भक्तों को ये बताकर बेचा जाता है, तो मंदिर कमेटी का इस पर क्या कहना है? सर ऐसा कुछ भी नहीं कि 3 इत्र लाएंगे तभी कुछ होगा। वो तो आप मन्नत जो अपनी पूरी करना चाहेंगे वो एक इत्र में भी हो जाएगी। आप एक इत्र लाइए, दिखाइए बाबा को और घर ले जाइए। वो तो ये वाली बात है। सब 3 का ऐसा कुछ भी कोई फिक्शन नहीं कि 3 इत्र लाएंगे तो 1 दीजिए 2 ले जाइए, ऐसा कोई बात नहीं सर। ये थे श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र जी, जो बता रहे थे मुझे कि इस बार है फाल्गुनी मेले को लेकर विशेष सजावट है, इसमें पौराणिक देवी देवताओं को जगह दी गई है और इस बार है वीआईपी मोमेंट जैसा कुछ भी नहीं होगा। 14 लाइनों में दर्शन होगा और विशेष तौर पर है पूरे दरबार को है प्राकृतिक फूलों से सजाया गया है और विशेष तौर पर भक्तों को सुगम दर्शन करने के लिए व्हीलचेयर सहित तमाम जो व्यवस्था है वो दिखाई गई है। खाटू श्याम जी से मैं एनआर मनोहर। खबर भीलवाड़ा से है, जहां राजस्थान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहे। 11 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड भीलवाड़ा पहुंचा, जहां पर सांसद दामोदर अग्रवाल सहित भाजपा नेताओं व जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल बागड़े सड़क मार्ग से संगम विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां संगम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने सहभागिता निभाई। इसके बाद सनातन मंगल महोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने भाग लेंगे। भरतपुर से खबर है, जहां आरक्षण सहित 11 मांगों को लेकर सैनी समाज का पैदल मार्च 25 फरवरी को विधानसभा का घेराव करेंगे। भरतपुर जयपुर नेशनल हाईवे स्थित हलेना से रवाना हुआ है मार्च। पैदल मार्च का नेतृत्व कर रहे सीपी सैनी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार बीच रास्ते में ही मान लेगी मांग। पहले 13% आरक्षण की मांग, उसके बाद अन्य मांग। अगर प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। पैदल मार्च को देखते हुए पुलिस बल भी उनके साथ चल रहा है। जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है और उनसे लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। पैदल मार्च को देखते हुए जगह जगह बन रही जाम की स्थिति को यातायात देखते हुए वन साइड निकाले जा रहे हैं वाहन। आपको बता दें कि आरपीएस ओम प्रकाश ने कहा कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए पुलिस उनके साथ चल रही है।